मुंबई का पहला अस्पताल ग्लेनईगल्स अस्पताल को मिला वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन और नव एडवांस्ड स्ट्रोक सेंटर सर्टिफिकेशन। परेल स्थित ग्लेनईगल्स अस्पताल ने न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। यह मुंबई का पहला अस्पताल बन गया है जिसे वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन (WHO) और नव द्वारा एडवांस्ड स्ट्रोक सेंटर सर्टिफिकेशन मिला है। ये सर्टिफिकेशन अस्पताल की स्ट्रोक मरीजों के लिए तेज और सही इलाज की क्षमता, आधुनिक सुविधाओं, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और बेहतर इलाज के परिणामों को देखते हुए दिया गया है। अब तक हमने आपसे जब भी बात की है उसमें हमने बताया है कि हम कैसे हमारे लीवर ट्रांसप्लांट, हैंड ट्रांसप्लांट, लंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे रेगुलरली करते हैं यहाँ पे, और अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है क्लिनिकल हॉस्पिटल में। बट मुझे ये कहते हुए काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है अभी कि इस हॉस्पिटल ने इमरजेंसी केयर में, खास करके स्ट्रोक जिसमें लोगों को, आपको पता है कि स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो लकवा मार जाता है या पैरालिसिस होता है, उसके लिए जो गोल्डन आवर होता है इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, उसमें अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचते हो तो देयर आर चांसेस दैट पूरा के पूरा वो जो स्ट्रोक है आपका वो रिवर्सल हो जाए, जिसका पैरालिसिस आपको ना हो या आपको कोई भी डिसेबिलिटी के साथ ना रहना पड़े। तो उसमें हमने काफ़ी अभी हमारी टीम ने मिलके इतना अच्छा काम किया है कि द सर्टिफिकेशन दैट वी हैव रिसीव्ड इज टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट। ये मिला है हमें वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रोक के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड काम करता है, और जिसने NABH, जो आपको पता ही होगा NABH हॉस्पिटल का मानांकन होता है, उनसे टाई अप करके WHO and NABH certification, and this is the only hospital in Mumbai to get it, or the first hospital in Mumbai to get it. So it's really proud moment of us, for us. आप मतलब जैसे कि डॉक्टर निदा ने बताया कि it is not a single person who takes care of this, it is the whole team approach, और उस टीम में शुरू होता है एम्बुलेंस से, या फिर इमरजेंसी कॉल से, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने के बाद जब आपका डायग्नोसिस होता है कि भाई आपको स्ट्रोक है, वहाँ से लेकर रेडियोलॉजी में आप जाते हैं, CT स्कैन, MRI ये होता है। डॉक्टर्स जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो अगर फुल टाइम अवेलेबल है तो आपका ध्यान रखा जाता है, या अगर आपके पास प्रोटोकॉल है इमरजेंसी में ऑलरेडी कि इस पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, तो यहाँ पे इस हॉस्पिटल में हमने वो सारी चीज़ें बनाई है। जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक से इमरजेंसी में आता है तो वी अनाउंस समथिंग कॉल्ड एज कोड वाइट। वो कोड वाइट का मतलब होता है स्ट्रोक। तो पूरे हॉस्पिटल की मशीनरी इस चीज़ में लग जाती है, काम में लग जाती है कि हम कैसे इस पेशेंट को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें। MRI हो जाता है, CT स्कैन हो जाता है, कभी इस पेशेंट को दवाई से ठीक किया जाता है, कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कभी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पूरी टीम जो है वो इस चीज़ में लग जाती है कि कैसे उन गोल्डन आवर्स में पेशेंट को रिवर्स करे, उसका जो स्ट्रोक है वो रिवर्स करे। उसके बाद भी चीज़ें थमती नहीं है, बिकॉज आफ्टर दैट देयर इज क्रिटिकल केयर, ICU केयर, इंटेंसिव केयर, यहाँ पे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली या भी पोस्ट थ्रोम्बोलिसिस रखा जाता है, देखा जाता है कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद आता है आपके फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्वड, and we are proud to tell you that this hospital has everything from A to Z when it comes to stroke care. And when we have got this certification, it actually shows that the whole team is working for the betterment of the patient, and we want to kind of set an example for the world, that if the team works together in a good setup, we can definitely fight with the stroke. आप सब लोगों का स्वागत है ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल में। ऐसा कहा जाता है कि 1 in 4 people in their lifetime get a stroke। तो अनफॉर्चुनेटली इस रूम में भी 5-7 लोग हैं जिनको लाइफ में स्ट्रोक होने वाला है, और तो ये एक बड़ी अहमियत रखता है ये बीमारी, और इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसको ऑर्फन डिजीज ऐसा भी कहा जाता था पहले, अभी नहीं रहा ऑर्फन, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया 35 ईयर्स अगो तब ये ऑर्फन डिजीज ऐसा कहलाता था, लेकिन आज इसमें काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं। दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कोड स्ट्रोक कैसा काम करता है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन NABH का सर्टिफिकेशन है जो हम प्राइड के साथ आपको बता रहे हैं, इसकी नींव है कोड स्ट्रोक। तो कोड स्ट्रोक से सब चलता है। तो कोड स्ट्रोक जैसे ही हॉस्पिटल में जैसे ही स्ट्रोक का पेशेंट आ जाता है तो इमरजेंसी के डॉक्टर्स यानी इमरजेंसी फिजिशियन
फिजिशियन इमीडिएटली पेशेंट को देखता है और उसके ABCs करता है, मतलब उसको एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ऐसा बोलते हैं, हम उसको ABC बोलते हैं। ABC पहले कर लेता है और फिर उसके बाद D करता है। D मतलब डेफिसिट। तो डेफिसिट कितना है, मतलब क्या उसको बोलने में फर्क है, क्या उसका हाथ पैर ढीला पड़ गया है, क्या वो बराबर चल सकता है या नहीं, ये डेफिसिट चेक कर लेता है। इसके चेकिंग के बाद अगर डेफिसिट हो तो तुरंत जैसे डॉक्टर विपिन ने कहा कि हम कोड स्ट्रोक एक्टिवेट कर देते हैं, इसका नंबर 888 है। तो ये एक्टिवेशन से तुरंत पूरा हॉस्पिटल एक्टिव हो जाता है कि यहाँ पे कोड स्ट्रोक आया है और इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मतलब ये एक इमरजेंसी है, मतलब ये एक जैसे फायर इंजन जैसा शुरू हो जाता है वैसे ये शुरू हो जाता है, क्योंकि ये फायर ब्रेन के अंदर है, दिमाग के अंदर फायर है। और हमारा फर्स्ट कमांडो जो है इसमें डॉक्टर मोहित गर्ग, प्लीज स्टैंड अप टू बी रिकॉग्नाइज। डॉक्टर मोहित गर्ग हमारे इमरजेंसी के डॉक्टर हैं और ये तुरंत देख लेते हैं पेशेंट को और ये कोड स्ट्रोक एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसके हिसाब से फिर हमारे बाकी की टीम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। ये पूरा टीम एफर्ट है, जैसे डॉक्टर विपिन ने बताया कि नो मैन अलोन, मतलब इस दुनिया में कोई भी आदमी अकेला कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। सो उस हिसाब से ये पूरा। तो अभी तो अपन ने सुना कि जैसे ही पेशेंट स्ट्रोक का ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल के दरवाजे में पैर डालता है, इमीडिएटली एक एक्टिव हो जाता है ये कोड स्ट्रोक, जिसके बारे में अपन ने सुना। और ये बड़ा ही टाइम ऑडिटेड प्रोसेस है। हर एक पेशेंट का ऑडिट होता है बाद में 3 महीने में, 6 महीने में हम लोग ऑडिट करते हैं कि पिछले 3 महीने में जो भी पेशेंट आए स्ट्रोक के, जो 24 घंटे वाले स्ट्रोक थे, पुराने स्ट्रोक नहीं, उनमें ये टाइम का ऑडिटिंग प्रोसेस बराबर से हुआ क्या उनको स्पेसिफिक टाइम में 60 मिनट्स या 45 मिनट्स में उनको वो इंजेक्शन मिला क्या। जो 2 मेन ट्रीटमेंट है जैसा हमने सुना, एक तो होता है क्लॉट बस्टर इंजेक्शन और दूसरा होता है कि क्लॉट निकालना वायर डाल के, जिसको थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, वो एक प्रोसीजर। तो ये दोनों बिल्कुल टाइम के हिसाब से होने चाहिए। और बड़े हॉस्पिटल में, बिजी हॉस्पिटल में जहाँ इतने सारे पेशेंट आते हैं, ब्रेन के ही नहीं, हार्ट के आते हैं, लिवर के आते हैं, किडनी के, फीवर के, ये सारे वेरी इम्पोर्टेंट इवेंट, क्या मैं बोलूँगा कि एक प्रिविलेज एंड ऑनरेबल टाइम है, क्योंकि आप जानते हो स्ट्रोक हमारा पैशन है। यहाँ पे वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे ग्लोबली, पूरे दुनिया में स्ट्रोक केयर के बारे में सतर्क एक्टिव रहती है, उनके थ्रू हमारा सेंटर को, यहाँ के सेंटर को गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इसलिए एडवांस्ड स्ट्रोक केयर सेंटर करके सर्टिफाई किया गया। इसका ये मतलब है कि हम नॉट ओनली स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉलो करते हैं, बट हम एडवांस्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉलो करते हैं। और we are really privileged and honored to be part of this team, because stroke एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें व्यंगत्व, डिसेबिलिटी, वो डेथ से भी खराब होती है। इसका ये मतलब है कि पैरालिसिस जब होता है वो सोसाइटी पे बर्डन होता है, फैमिली पे बर्डन होता है और फाइनेंशियली वो खुद पेशेंट के ऊपर भी बर्डन होता है। अभी स्ट्रोक सेंटर, जिसको भी, कोई भी मरीज को अगर स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं तो उनको when you want to deliver an advanced stroke care, the most important thing is availability of experienced team members. So right from the ER till the thrombectomy, what we do on the state-of-the-art cath lab, it is AI integrated state-of-the-art cath lab. But more important is neuroimaging also. So MRI based protocol does help us to give comprehensive advanced stroke care, timely advanced stroke care, because time is of essence in delivering good outcomes in any acute stroke patient. So these patients who come to us within the first window period of 24 hours, we activate the code stroke. And to assess the timing of onset of stroke, many a times we take help of the MRI. Certain MRI characteristics tell us that the stroke is older than 24 hours
or it is hyperacute. It has occurred just in few seconds or few minutes back. So if that stroke patients we start treatment, trust me, believe me, it is a miraculous treatment, either thrombolysis or thrombectomy. That patient goes home back without any deficit, and you will not even identify that patient has had a stroke. So that is the advantage of advanced technology, imaging, as well as our cath lab, which helps us to give timely treatment. First is early diagnosis and initiate Really important, and in fact one of the main reasons that why we have these sessions and awareness in stroke is very important is that the person sitting at home and his family, the person, if he is able to, or his family, they should immediately call the hospital, and while choosing a hospital you should choose directly an advanced stroke center, okay? And that you will choose, if you choose that center rather than going to a smaller place which is not capable of handling the acute stroke situation, time is lost, and so there is no time to waste. You must reach an advanced stroke center like Gleneagles or any other wherever you live. But reaching a stroke center which is, that is why the importance of these certifications, etc. Because now that center is trained, is sort of geared to handle these patients in a very time sensitive fashion. So you should call the hospital immediately, call for an ambulance, and just reach the ambulance of the nearest stroke center. And that is your best chance of saving your life, your limbs, your speech, your face. That's what you should do. Sir, you wanted to say? Dr. Dange can elaborate on it. We've also developed something called as hub and spoke model when it comes to advanced stroke care. Of course, it is not part of the certification as such, but it is an extended thing that we have actually offered to society at large, where we've tied up with a lot of diagnostic centers and small nursing homes in the periphery, where if the patient reaches there and if you are able to get the CT scan or an MRI done, okay, we can actually get the diagnosis and wheeling the patient or start the treatment there only. Okay, and the expert advice is being given by Gleneagles from here. Would you like to elaborate on that? Wherein we have a software which is installed in the hub and spoke model. The spokes, hub is Gleneagles Hospital and the spokes are the diagnostic centers, wherein a CT or MRI is done of a stroke patient. Your questions were very valid, very important, very practical. Which patients need to be transferred to the stroke center or for diagnosis? One is the symptoms of be fast, losing balance acutely, eye signs that the diplopia, the sudden loss of vision in one or both eyes, or face becomes asymmetric, arm becomes weak, or there is difficulty in speaking. These are the symptoms which are of acute, either one or combined symptoms. If somebody notices, these patients need to do a neuroimaging. It is very, very important not to start any treatment at home or give aspirin, which can be very dangerous sometimes in hemorrhagic stroke. So these patients first need to be diagnosed or go to a CT scan or MRI center, because stroke has to be diagnosed by only neuroimaging. Now this is of the brain. Now once you do this, now these are the centers which are in the periphery. Not all patients will come directly to Gleneagles with a symptom of stroke. So they will go to nearby center diagnostic where we are collaborating, and this is a AI based software which notifies us. Suppose night 8 in a 1 o'clock or 2 o'clock a CT scan is done of a stroke patient in Ghatkopar. Now that center is tied up with us. The imaging, the CT scan machine itself, the console notifies us through this AI enabled software that the patient is having stroke, whether it is a hemorrhagic stroke or a ischemic stroke, and we get notification on our mobiles. We are activated. Now what we do, we have made one more facility available, that our Gleneagles ambulance goes to pick up these patients from the dedicated our hub and spoke model diagnostic centers, and we get these patients to Gleneagles so that we don't waste time and start treatment at the earliest. So this is AI enabled diagnosis, helps us to identify stroke patients in the periphery, and then our infrastructure is available which can help these stroke patients in the society to time sensitive treatment, and that's why World Stroke
organization was very happy to certify us as one of the advanced stroke care centers 24/7 and get them for treatment. One is diagnosis, starting faster treatment, and then getting them for mechanical thrombectomy because we have a state-of-the-art cath lab in our institute. Just one point I wanted to make. We look at our stroke patients every 3 months, and we see that our quality is maintained. So, as we were discussing, it's not just a question of patients coming to us. It's also a question of maintaining our own quality. मतलब हम हमारी क्वालिटी हर 3 महीने में देखते हैं कि वह पेशेंट का डोर टू इमेजिंग टाइम क्या है, डोर टू नीडल टाइम क्या है, डोर टू ग्रॉइन टाइम क्या है, डॉक्टर ने उसको टाइम में देखा कि नहीं, और उसका ट्रीटमेंट बराबर हुआ कि नहीं, आउटकम क्या हुआ, ये हर 3 महीने में हम रिव्यू करते हैं। और हर 3 महीने में हमारा स्ट्रोक का मीटिंग रहता है, कोड स्ट्रोक मीटिंग, तो उसमें रिव्यू करते हैं। और WHO NABH हमको हर 2 साल में ये परीक्षा में से फिर से लेके जाने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आज हमने पास कर दी परीक्षा इसलिए हम परमानेंटली एक्सेलेंट हो गए, नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्वालिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और हमारा ये इस पे भर है कि हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, मतलब the key issue is that the hospital quality should keep on rising, क्योंकि quality is a continuous process, वो कभी कभी completely अचीव होती नहीं है, but we are continuously in this process। हम देखते हैं कि हमारा डोर टू इमेजिंग टाइम 20 मिनट्स के नीचे हो, हमारा इमेजिंग टाइम 10 मिनट्स के नीचे हो, हमारा डोर टू नीडल टाइम 60 मिनट्स अभी 45 मिनट्स के नीचे हो, पर इसके लिए हमको कंटिन्यूसली स्ट्राइव करना पड़ता है। और तो ये हमारा क्वालिटी केयर का जो है, ये आपके लिए प्रॉमिस है कि ग्लेन ईगल्स आपको, और WHO ने इसको सर्टिफाई किया कि ये प्रॉमिस सही है। मतलब ये प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस तो सभी लोग करते हैं, लेकिन देयर मस्ट बी अ इंटरनेशनल बॉडी सर्टिफाइड, एंड देन ऑफ कोर्स NABH, दोनों ने सर्टिफाई किया है। और WHO के बारे में मैं बता देता हूँ कि 2006 में WHO सेटअप हुआ है, और WHO जो है वो WHO के साथ अफिलिएटेड है। इट इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड फॉर ग्लोबल स्ट्रोक। और इसका आइडिया है कि ट्रीटमेंट प्रिवेंशन का कंप्लीट अवेयरनेस होना चाहिए इस दुनिया में। और 12 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम स्ट्रोक्स एवरी ईयर, 12 मिलियन, मतलब आधी बम्बई की पॉपुलेशन स्ट्रोक होती है इन 1 ईयर। सो जस्ट इमेजिन कि प्रीवियस स्ट्रोक्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो मिलियंस ऑफ पीपल आर हैविंग स्ट्रोक, एंड तो इसका अवेयरनेस जो है वो WHO कर रहा है। और मैं अगेन फक्र के साथ कहता हूँ कि WHO का प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन है, डॉक्टर जयराज पंडियन, हमारे दोस्त ही हैं, एंड ही हैज बीन अ प्राइम ड्राइवर फॉर स्ट्रोक इन इंडिया। एंड इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन जो है वो भी एक बड़ी एसोसिएशन है जिसमें अबाउट 1000 न्यूरोलॉजिस्ट है, और ये एसोसिएशन भी स्ट्रोक के लिए करती है। तो WHO, इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, NABH, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है फॉर स्ट्रोक इन इंडिया। एंड हम चाहते हैं कि आप स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस कराइए, पेशेंट्स को अवेयर कीजिए कि सही सेंटर में जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट नर्सिंग होम में जाता है पहले, और 24 घंटे के बाद हमारे पास आता है और फिर कहता है डॉक्टर साहब आपने ठीक क्यों नहीं किया। सो आई थिंक ये बड़ी अहमियत रखता है कि पेशेंट शुड नॉट गो टू अ रॉन्ग सेंटर, शुड गो टू अ प्रॉपर सेंटर। और प्रॉपर सेंटर में ऑफ कोर्स we are the advanced stroke center, first in Mumbai. So we look forward to that other quality work also comes through. It's not just our hospital which is important. I think ultimately अपना life patient centric है। As doctors हम चाहते हैं कि patient अच्छे हों, बाकी तो ठीक है, बाकी सब is okay, but I think we want to be patient centric. So patient हम ये भी कहते हैं कि patients ने बताना चाहिए हमको कि ये टाइम पे नहीं हुआ, ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। तो उस हिसाब से भी आई थिंक पेशेंट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग एक बड़ी अहमियत की कड़ी है इसमें कि दैट आप पेशेंट्स को अवेयर कराएंगे। और बी फास्ट जो है, जैसे इन्होंने कहा, बैलेंस आई फेस आर्म स्पीच टाइम, तो ये स्ट्रोक के निशान है। तो बी फास्ट आप जरूर लोगों को अवेयर कीजिए। एंड थैंक यू। राइटिंग में तो मेरा एक पेंटर था, उसके सिर्फ पेंटिंग में फर्क पड़ गया था। ही वाज अ पेंटर एंड ही वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटर। उसने मुझे पेंटिंग भी प्रेजेंट की है, बट ही उसके पेंटिंग में वो बोला डॉक्टर साहब मेरा फूल बराबर नहीं हो रहा था, बाकी सब अच्छा था, एंड बट ही कुड पिक इट अप सटली एंड ही कॉल्ड मी। सो आई सेड नो, दिस इज अ स्ट्रोक, यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल। तो कभी भी क्या होता है कि स्ट्रोक अपने आप भी रिकवर हो जाता है,
दैट इज कॉल्ड TIA और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, इसको मिनी स्ट्रोक ऐसा भी कहते हैं। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में ऐसा है कि मेरा हाथ ढीला पड़ गया अभी और 2 मिनट में या 5 मिनट में ठीक हो गया। तो यूजुअली पेशेंट्स ऐसे तो कहते हैं कि मैं नहीं जाता डॉक्टर के पास, मैं तो अच्छा हूँ। डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है तू अच्छा ही है, भी क्या जरूरत है और कुछ करने की। बट इसमें स्ट्रोक होता है और कई लोगों में 25% लोगों को 1 महीने के अंदर बड़ा स्ट्रोक होता है। तो ये एक बड़ा वार्निंग साइन है। जैसे चेस्ट पेन को लोग निग्लेक्ट नहीं करते, छाती में दर्द हो गया तो जरूर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन TIA जिसको हम कहते हैं, जिसमें ट्रांजिएंटली हाथ ढीला पड़ गया, ट्रांजिएंटली बोलने में फर्क पड़ गया, निग्लेक्ट कर देते हैं, डॉक्टर्स भी निग्लेक्ट कर देते हैं। तो TIA के बारे में आपको अवेयरनेस करना भी बहुत जरूरी है कि भाई ट्रांजिएंट सिम्टम इज नॉट ट्रांजिएंट डिजीज। मतलब अगर सिम्टम ट्रांजिएंट हो तो डिजीज ट्रांजिएंट नहीं है। तो कई बार हम ऑफकोर्स जीपीज के साथ टच में हैं, जीपीज को हम बताते रहते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो, आपको सस्पेक्ट हो तो आप MRI जरूर कर लीजिए, क्योंकि MRI का पिकअप एक्सीलेंट है। मतलब डॉक्टर चिंतन त्रिवेदी अगर मुझे बोलेंगे कि ये ठीक है, अभी कल ही पेशेंट था, अनकॉन्शियस था, बोला स्ट्रोक हुआ कि नहीं, वी कुड नॉट मेक आउट बिकॉज वेरी डिफिकल्ट इन अनकॉन्शियस पेशेंट। डॉक्टर त्रिवेदी बोले नहीं इसका MRI क्लियर है, तो वी न्यू दिस वाज नॉट अ स्ट्रोक। सो आई थिंक आजकल इन्वेस्टिगेशंस और ये अवेलेबल है, अब सब लोगों को अवेलेबल नहीं है इंडिया में, दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग। बट यस, अगर सिम्टम हो तो जरूर उसको चेक कर लेना चाहिए। और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यानी मिनी स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि भाई अगर सिम्टम शॉर्ट टर्म के लिए हो, मतलब 5 मिनट के लिए भी हो, 10 मिनट के लिए भी हो, तो इसको इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए कि उसको 1 महीने में हाई रिस्क है बड़ा स्ट्रोक होने का। तो इसको TIA ऐसा कहते हैं। इसका अवेयरनेस बड़ी अहमियत रखता है, आपको जरूर इसका अवेयरनेस करना चाहिए, सो दैट इवन जीपीज उसको मिस नहीं करते और पेशेंट को बराबर डायरेक्ट कर देते हैं और MRI करवा लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के बाद इंजेक्शन देना ये गलत है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको ब्रेन हेमरेज का शुरुआत होता है और तभी ऐसे ब्लॉकेज के स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं, राइट साइड वीकनेस, लेफ्ट साइड वीकनेस, स्पीच में प्रॉब्लम, और वो ब्लीडिंग चालू रहता है। और कोई गलत तरीके से उनको अगर ब्लड थिनर देंगे तो बड़ा क्लॉट हो जाता है जिसमें जान जा सकती है। तेच मला डॉक्टर तुम्हाला विचारायचं होतं की अशा वेळेला एथिकली राईट आहे का हे It डॉक्टरांनी is इंजेक्शन देणं? not recommended, it is contraindicated. That's why I said initially की आपण हे करू शकत नाही। न्यूरो इमेजिंग केल्याशिवाय, डायग्नोसिस केल्याशिवाय ट्रीटमेंट स्ट्रोकची होऊ शकत नाही। त्यासाठी आयदर CT स्कॅन बेसिक और MRI, जिकडे MRI नाही आहे तिथे CT स्कॅन But कुठेही after होतो। giving that injection, blood thinner, We the can- patient can come to your hospital and it will be recovered. But we should not promote giving blood thinners or injection without a CT scan. Basic. It is contraindicated. It is unscientific. We have seen patients, doctors, general practitioner. One general practitioner came to us who was given because he started having tingling, numbness, and one-sided little symptoms and face. And we did a CT scan. He was given aspirin 300 milligram on the way, and he had a bleed. So it increased. He needed surgery. Luckily, he survived. But he had a developed because it increases the bleed. It is harmful. So it is not recommended by the guidelines to give any treatment at home or on the way unless you confirm by brain MRI or CT scan. हाँ, तुम्ही जे बोलता ना ते हिपॅरिन बद्दल आहे। बरेचसे नर्सिंग होम्स अशा पेशंटला ऍडमिट करून देतात आणि त्यांना हिपॅरिन देतात। बरे इमेजिंग करतात पण त्यांना हिपॅरिन देतात आणि हिपॅरिन इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रोक। अँड इनफॅक्ट 25 वर्षापूर्वी ट्रायल्स होते हिपॅरिनचे and they have shown कि you can't treat stroke with heparin. You can prevent the next stroke, but you can't treat that stroke. And in fact, as Dr. Dange correctly said, कि त्याच्यामध्ये bleed होतं आणि bleed मुळे patients deteriorate. So heparin is completely contraindicated as treatment of stroke. पण बरेचसे nursing homes हे करतात. It's unfortunate की they low molecular weight heparin देतात अशा पेशंट्सना आणि असं दाखवतात जसं की आपण त्यांना ट्रीट करतोय, त्या स्ट्रोकला ट्रीट करतोय. But this is not the treatment of the stroke, and in fact it can produce bleeds in the stroke. The correct treatment of stroke is, as we said, thrombolysis, म्हणजे clot bursting, किंवा
mechanical clot retrieval किंवा neurosurgery. But heparin is not the treatment of stroke. आणि ते काही पेशंट्स बद्दल म्हणजे काही त्यांना इन्फॉर्म नाही करत, which is sad, but I think you have to create awareness. Heparin is not the treatment of the stroke that has happened. It can be the prevention of the next stroke, but it's not the treatment. That's it. कई बार सवाल पूछते हैं और ये हार्ट के जो सिचुएशन है उससे कंफ्यूजन होता है। हार्ट में पेन होगा तो एंजाइना के लिए वो गोली लेते हैं, तो गोली ले लो और फिर डॉक्टर के पास। ब्रेन में ऐसा नहीं है। अगर ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, वो बी फास्ट के सिम्टम्स है, चेहरा या हाथ या कुछ वीक हो गया, सडनली बोल नहीं पा रहे, अगर ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो कोई गोली आप नहीं ले सकते। आपको कोई भी गोली लेनी नहीं है। हार्ट के लिए ठीक है, गोली नहीं लेना है, हॉस्पिटल पहुंच के स्कैन करना है, फिर ही कौन सा गोली देना हम भी नहीं बता सकते। कई बार पेशेंट को देख के, सामने हमारे पेशेंट है, हम गोली नहीं देंगे एंटीप्लेटलेट, क्योंकि अगर वो ब्लीडिंग हो गया तो क्या उल्टा हो जाएगा। सो इसलिए खुद गोली घर पे नहीं लेना है। ब्रेन के सिम्टम्स अगर अक्यूटली हो, घर पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। डॉक्टर से भी बिना फोटो निकाले ब्रेन का कोई ट्रीटमेंट नहीं एक्सेप्ट करना। इसमें टाइम सेंसिटिव बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम का, जब मरीज अगर पहले 4-5 घंटे में आए, जैसे मैंने बोला, तो वो नॉर्मल 2-3 दिन में वापस जा सकते। उसको बड़ा स्ट्रोक भी हो, अगर वो विंडो पीरियड 3-4 घंटे में आए, हम उसको थ्रोम्बोलाइसिस करें, फिर मैकेनिकल क्लॉट रिट्रीवल करें। ये टाइम सेंसिटिव ट्रीटमेंट है। जैसे हमने बहुत बार अनुभव किया है कि 3-4 घंटे में अगर पेशेंट आए हैं तो टेबल पे वो इम्प्रूव होते हैं। जैसे कम क्लॉट निकालते, उनका ताकत बढ़ता है, बात करना शुरू कर देते। जैसे क्लॉट हम निकालते तो वो बात करना शुरू कर दे। इतना रिवॉर्डिंग ट्रीटमेंट है इसका, थ्रोम्बोलाइसिस का भी और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। बट अगर डिलेड आ गया तो तब तक वो पेशी डैमेज होते, कई सारे पेशी डैमेज होते, कई बचे हुए रहते, तो फंक्शन चला जाता है। फिर टाइम ज्यादा लगेगा, रिहैबिलिटेशन लगेगा, फिर इम्प्रूव हो जाते हैं। बट ट्रीटमेंट देने से ये गाइडलाइंस के हिसाब से और एक्सपीरियंस से, अभी स्ट्रोक के ऊपर 25 ईयर्स से नया टेक्नोलॉजी आया है, उसमें ये पता चला है कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी और थ्रोम्बोलाइसिस जरूर हेल्प करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। जरूर, मतलब वो बियॉन्ड प्रूफ है कि उसको वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट देना टाइमली बहुत ही जरूरी है। तो कितने दिनों में अप्रोक्सीमेटली 1 हफ्ते में, 10 दिन में? तो अगर डेफिसिट ज्यादा नहीं है, मेजर स्ट्रोक नहीं है, तो 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर मरीज काम पे जा सकते हैं। बट अगर डिलेड आ गया, मेजर स्ट्रोक है, ब्लॉकेज है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और ऑफ कोर्स नेचर भी है, कभी कभी कोलैटरल शुरू हो जाते हैं, दूसरी तरफ से ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है नेचर, तो उसमें डेफिसिट्स कम रहते हैं, जल्दी रिकवरी होती है। तो इसके बाद उसको किस चीज का ख्याल रखना चाहिए डाइट के ऊपर? प्रिवेंशन के बारे में आपने प्रश्न जो पूछा वो भी इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंशन ऐसा है कि हम क्या करते हैं कि क्यों हुआ ये स्ट्रोक। क्योंकि कई बार मेरे को पेशेंट्स पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब स्ट्रोक क्यों हुआ मेरे फादर को, ये आप बताइए क्यों हुआ। तो इसको बोलते हैं मैकेनिज्म और कॉजेशन ऑफ स्ट्रोक। तो क्या ये हार्ट में से क्लॉट्स गए ब्रेन में जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ, क्या उनकी आर्टरीज खराब है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ, या क्या उनका खून खराब है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ। तो इसका जो है डायग्नोसिस हमको करना जरूरी रहता है। तो 2D इको करते हैं हार्ट का कि भाई हार्ट में क्लॉट्स है कि नहीं, एंजियोग्राफी करते हैं, हम डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी करते हैं डॉक्टर डांगे के साथ कि भाई यहाँ पे बीमारी है क्या, यहाँ बीमारी है तो हम स्टेंट डाल सकते हैं और नेक्स्ट स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमको ये समझाना बहुत जरूरी रहता है कि ये इस स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हमने हेपेरिन के बारे में कहा, ये इस स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं, ये प्रिवेंशन है अगले स्ट्रोक का। तो इसके लिए हम फिर स्टेंट डालते हैं कि भाई अगले टाइम स्ट्रोक ना हो, या फिर हम ब्लड थिनर देते हैं, जैसे हेपेरिन दे सकते हैं, वॉरफेरिन दे सकते हैं, रिवरोक्साबैन करके दवा है। लेकिन इसके लिए हमको प्रिवेंशन के लिए एज फार एज पॉसिबल हमको पता होना चाहिए कि क्यों हुआ स्ट्रोक। ऑफ कोर्स 70% लोगों में समझ जाता है क्यों हुआ, 30% में फिर भी नहीं समझता। तो फिर हम टेस्टिंग आगे भी कर सकते हैं, जैसे होल्टर करते हैं पेशेंट्स का कि क्यों हुआ स्ट्रोक, और फिर उसकी दवा देते हैं, जैसे एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल आपने सुने होंगे है ना, और स्टैटिन्स, अलग अलग दवाइयाँ जो प्रिवेंट करते हैं स्ट्रोक। फिर उसके आगे ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि एक्सरसाइज एवरी डे, वॉक हाफ एन आवर एवरी डे,
वो सब, और फूड डाइट, ऑफ कोर्स आपका डायबिटीज का कंट्रोल, क्योंकि आधे हमारे स्ट्रोक के पेशेंट्स नहीं 75% डायबिटिक रहते हैं, तो उनका शुगर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, ये सब करके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर होती है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर भी एडवांस स्ट्रोक सेंटर का मकसद है। तो हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर भी करना चाहते हैं क्लिनिकल्स में, और हम करेंगे जरूर। सर ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम? जेनेटिक प्रॉब्लम अभी ज़्यादा फोकस में आ रहा है जनरली ब्रेन की बीमारियों में, और ये सवाल आपने अच्छा पूछा है। ऐसे कई जीन्स होते हैं जो यंग एज में भी स्ट्रोक, बचपन में भी स्ट्रोक पर कर सकते हैं, 20 साल भी नहीं, बट बच्चों में भी स्ट्रोक होता है, उसको पीडियाट्रिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो जेनेटिक फैमिलीज में जैसे कई जीन्स होती हैं जो बॉडी में अलग अलग प्रोटीन्स को कंट्रोल करती हैं, और जैसे ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन हो या कोई केमिकल्स ब्लड में बढ़ जाए, और कई ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक्स होती है, बट लार्जली ये फैक्टर्स को आज तक इग्नोर किया गया है। और जो सबसे कॉमन फैक्टर्स हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड हार्ट डिजीज, तो ये सब पे बहुत ध्यान दिया है, और जो सही भी है, जो बहुत कॉमन है। लेकिन ऐसे ज़रूर यंग स्ट्रोक्स होते हैं, और यंग स्ट्रोक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे अभी भी हम भी देख रहे हैं कि कई यंग लोगों में 20 साल में, 30 साल में लार्ज वेसल ऑक्लूजन होता है। तो कई जेनेटिक फैक्टर्स हैं, काफ़ी नोन हैं और काफ़ी अननोन भी हैं, और इस पे स्टडी चलती है। लेकिन ये फैक्टर्स ज़रूर एक स्मॉल रोल प्ले करते हैं, और जो भी अप्रोप्रिएट सिचुएशन है, जो पेशेंट्स हम देखते हैं, अगर हमको लगता है कि अगर पॉसिबल है, इसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट होते हैं जो सब में नहीं भेजते, लेकिन जो यंग पेशेंट हैं जिसमें और कोई रीज़न मिल नहीं रहा है स्ट्रोक का, तो उनमें ये जेनेटिक फैक्टर्स के टेस्टिंग भी हम करते हैं।